दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है दोस्तों? मेटलर्जी दोस्तों हमारे पास वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली कर पाए, यानी कि हम आराम से आसानी से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए, मुनाफे के साथ एक्सट्रैक्ट कर पाए। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जहां पर कि हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को पढ़ रहे होते हैं, साथ ही साथ ये चीज मुनाफे के साथ हो रही है और आसानी के साथ हो रही है, उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं मेटलर्जी में। क्लियर है बात? क्लियर है बात? डन है। ऑल राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आएंगे मेटलर्जी के अंदर, आप इस चीज को ध्यान से सुनना। अब मेटल्स जो है हमारे पास नेचुरली जो है दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेटल्स हमको नेचुरली या तो एलिमेंटल फॉर्मेट में यानी कि फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, मेटल अकेला है एलिमेंटल फॉर्मेट में है, या फिर मेटल हमको कंपाउंड की फॉर्मेट में कंबाइंड स्टेट में मिलता है जमीन के क्रस्ट में, यानी कि अर्थ क्रस्ट में। अर्थ के 3 लेयर से क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट कोर मेंटल, क्रस्ट मेंटल कोर। ऑर्डर ये है, सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो जो 3 लेयर्स हमारे पास है, इसके अंदर अर्थ के क्रस्ट में हमको सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स है हमारे पास, है ना, मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। और हमारे पास माइनर सोर्स क्या है? समुद्र का पानी। सो दीज आर कॉल्ड एज मिनरल्स। ये बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? देखो, मेटल्स आपके नेचुरली ऑकर करते हैं या तो एलिमेंटल फॉर्मेट में फ्री स्टेट में, या कंपाउंड्स के फॉर्मेट में कंबाइंड स्टेट में। अर्थ के क्रस्ट में जो मेजर सोर्स है, और समुद्र का पानी जो कि माइनर सोर्स है, और इनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब क्या हम सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं सस्ते तरीके से, मुनाफे के साथ और आसान तरीके से, उनको हम बोलते हैं ओर। ये वो वाला नहीं है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, वो वाला ओर नहीं है, ये ओर है केमिस्ट्री का ओर। Thus all ores are minerals but all minerals are not ores। यानी कि स्टेटमेंट को आप समझो। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट को समझाता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर क्ले, और मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बॉक्साइट। मैं लिखता हूं सबसे पहले मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, और फिर लिखता हूं ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या ये मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम है? यस। क्या ये मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम है? यस। क्या ये ओर है? नहीं। क्या ओर ये है? यस। तो आप समझो, दोनों ही हमारे पास मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम है, बट हम एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से करते हैं, तो दैट बिकम्स द ओर, दैट इज क्ले इज नॉट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर का मतलब क्या होता है? ऐसा मिनरल जिससे कि हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सके। अब जैसे क्ले जो है उससे हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, बट क्ले से हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, बट बॉक्साइट से तो 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो दैट विल बी दी ओर एंड दैट विल बी दी मिनरल। ये दोनों हमारे पास क्या है? दीज आर द मिनरल्स। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। अब जो हमारे पास अर्थली और रॉकी इंप्योरिटीज होती है, द अर्थली एंड द रॉकी इंप्योरिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर कॉल्ड एज गैंग और मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारे ओर के साथ अर्थली इंप्योरिटीज चिपकी हुई है ना, दीज आर कॉल्ड एज द गैंग और द मैट्रिक्स। अब अर्थली इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती है सुनील भी? अर्थली और रॉकी इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल सैंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन हो सकता है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाती है? हमारे पास कहलाती है गैंग। मिनरल क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया, गैंग एंड मैट्रिक्स क्लियर हो गया। इसको गंगू मत बुलाना, गैंग है ये, गैंग। डन है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिए। सबसे पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। हमेशा चाहे आप मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मीडियम रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, किसी को भी पहला स्टेप रहेगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। इसमें हम क्या करते हैं? ओर को निकालने के बाद सबसे पहले उसको क्रश करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं। क्रश करने के लिए हैमर मिल का इस्तेमाल होता है। हमने इसको क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश कर दिया, फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देते हैं, यानी कि ओर को पाउडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पाउडर। तो क्रशिंग एंड ग्राउंडिंग ऑफ ओर बोल रहा हूं, ग्राइंडिंग ऑफ ओर। दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द ओर टू द पाउडर्ड फॉर्म और पल्वराइज्ड फॉर्म। सीधी सी बात है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर का मतलब है कि भैया हम ओर को पाउडर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमेशा पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा ओर की सफाई करने का, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको कहीं पे लग जाती है, हमको घाव हो जाता है, तो हम कहते हैं हम ड्रेसिंग करा के आ रहे हैं। क्या मतलब है? उस जगह को साफ करवा के आ रहे हैं।
तो जैसे हमारा ओर है उसके अंदर गैंग या मैट्रिक्स है, तो अगर हम उससे गैंग और मैट्रिक्स को हटाएं, इस ओर को साफ करना चाहते हैं हम, तो हम बोलेंगे ड्रेसिंग ऑफ ओर, या हम बोलेंगे एनरिचमेंट कर रहे हैं मोर का, या हम ये भी बोल सकते हैं मोर की कंसंट्रेशन रिलेटिवली बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम गंदगी हटा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें, दिस इन्वॉल्व्स रिमूविंग गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसे कि हम लोग गैंग और मैट्रिक्स को ओर से हटाते हैं जस्ट बिकॉज, किस बेसिस पे, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि ओर और गैंग के बीच में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस के बेसिस पे हम इनको अलग कर सकते हैं। रिवाइज करते हैं, पहला स्टेप क्या था सुनील भाई? पहला स्टेप था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, यानी कि ओर को पाउडर बना दिया। दूसरा स्टेप था हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर और गैंग को अलग करना। किस बेसिस पे? इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंसेस के बेसिस पे इनको अलग करना। क्या बात है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसके बाद एक और प्रोसेस हम क्या कर रहे होते हैं, ये दो प्रोसेसेस आपके काफी काम में आएंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, और इसके बीच का डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है। अब ये क्या होते हैं सुनना, क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मेटल सल्फाइड है, मेटल का सल्फाइड है और इससे आपको बोला मेटल निकालना है, या मेटल कार्बोनेट और आपको बोला इससे मेटल निकालना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम प्रोसेस को आसान करने के लिए क्या करते हैं, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल डायरेक्टली फ्रॉम द मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू द मेटल ऑक्साइड। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस और ये प्रोसेस करवाते हैं। समझ में आया? ये दोनों प्रोसेस हम इसीलिए करवाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मेटल सल्फाइड है या मेटल कार्बोनेट है, तो आप डायरेक्टली से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास मेटल सल्फाइड है तो आप क्या करोगे, आप सल्फाइड के ओर्स को हीट करोगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, टू कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड, और इस केस में सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। अब क्या बोला भैया आपने, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे बताओ। मान लीजिए आपके पास मेटल सल्फाइड है, राइट, आपके पास मेटल सल्फाइड है, आप इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कीजिए। अब ऑक्सीजन कहां से आएगी, हवा से आएगी, 20.95% हवा में प्रेजेंट है। तो आप एक्सेस ऑफ एयर या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे इसको हीट करो, गर्म करो, बहुत जोरदार आपने इसको गर्म कर दिया। क्या होगा भाई साहब, क्या होगा भाई साहब, ये बेसिकली जो मेटल सल्फाइड को आपने एक्सेस ऑफ एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन में हीट कर दिया, तो ये आपको देगा मेटल ऑक्साइड, साथ में देगा बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देगा भैया, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। समझ में आ रही है बात जी, समझ में आ रही है। दूसरा, कैल्सिनेशन क्या होता है। अब अगर मेरे पास मेटल कार्बोनेट है ना भाई साहब, तो मैं क्या करूंगा, मेटल कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूंगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में हीट करूंगा। कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मैं मेटल कार्बोनेट को हीट करूंगा तो मुझे मेटल ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। पहले तो एक बात बताओ, यहां पे कौन सी गैस रिलीज हुई, यहां पे रिलीज हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहां पे रिलीज हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहां पे रिलीज हुई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बात समझ में आ गई जी। यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार रिवीजन करते हैं, व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन। अगर मेरे पास मेटल सल्फाइड है, एक्सेस ऑफ एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करूंगा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2। अगर मेरे पास मेटल कार्बोनेट है, एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूंगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। अच्छा सुनील भैया, जब इसको हीट कर रहे होते हैं तो टेंपरेचर कितना होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल के नीचे होना चाहिए टेंपरेचर। हमेशा याद रखना, यहां पर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, जब भी आप हीट कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल के बिलो टेंपरेचर पे हीट करना, इन दोनों के अंदर, इसमें और इसमें। क्लियर है बात जी, क्लियर है। तो बताओ, मेटल सल्फाइड को अगर मेटल ऑक्साइड बनाना है तो कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग। मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड बनाना है तो कौन सा प्रोसेस, कैल्सिनेशन। CO2 किसमें निकलती है, कैल्सिनेशन में, है ना। SO2 किसमें निकलती है, रोस्टिंग में। क्या बात है। अब ओर्स ऑफ सम कॉमन मेटल्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो मार्क किए हुए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम का हमारे पास होता है रॉक सॉल्ट NaCl, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइड Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2 या Al2O3 डॉट x ऑफ H2 होता है। जनरली Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2 ये मानते हैं। जिंक का है जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन ZnS एंड ZnCO3। आयरन का हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सिलेबस में है दैट इज हेमेटाइट Fe2O3। ऐसे कॉपर का हमारे लिए है कॉपर ग्लैंस दैट इज Cu2S। मरकरी का सिन्नाबार दैट इज HGS। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो गैलिना दैट इज PBS बहुत पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, डन है। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये रिएक्टिविटी सीरीज का चार्ट तो हमने प्रिपेयर कर लिया था मल्टीपल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये चार्ट है ना, ये चार्ट हमने प्रिपेयर कर लिया था जी भैया। अब जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की, तो ये आपके मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, ये हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, हमेशा कंपाउंड के फॉर्मेट में मिलेंगे, चाहे अर्थ के क्रस्ट में मिले, चाहे समुद्र के पानी में मिले, हमेशा आपको कंबाइंड फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है। जिंक, आयरन, लेड, ये मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, ये भी आपको कंबाइंड फॉर्मेट में मिलेंगे, हमेशा कंपाउंड के फॉर्मेट में मिलेंगे जमीन के क्रस्ट में। फिर उसके बाद कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हैं, ये आपको फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घट रही है, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड, फिर ये कंबाइंड एंड फ्री स्टेट, अब बिल्कुल फ्री स्टेट। गोल्ड और प्लेटिनम हमेशा आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे, ये मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी है। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एंड मीडियम रिएक्टिविटी हमेशा कंबाइंड स्टेट यानी कंपाउंड के फॉर्मेट में, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट यानी कि एलिमेंटल एज वेल एज कंपाउंड स्टेट, एंड मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी हमेशा फ्री स्टेट यानी कि एलिमेंटल स्टेट में मिलेंगे। क्या बात है, मजा आ गया। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब छोटे बच्चे थे हम, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अपना एग्जांपल देकर करता हूं, आपको याद रहेगा। सुनील भैया जब टीन एज में थे तो उनको लगता था कि उनको रिलेशनशिप में रहना चाहिए, तो वो रिलेशनशिप में रहे, हमेशा लवर्स एज में थे तो वो हमेशा रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, यानी कि कंबाइंड फॉर्मेट में, कंपाउंड के फॉर्मेट में रहना चाहते हैं। फिर सुनील भैया 21 से 24 साल की उम्र में आ गए, ठीक है, तब भी उनको लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको रिलेशनशिप में रहना चाहिए, यानी कि कंबाइंड स्टेट यानी कंपाउंड के फॉर्मेट में रहना चाहिए। फिर सुनील भैया थोड़े से और बड़े हो गए तो उनको लगने लगा कि यार अकेले भी रह सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉपर, मरकरी और सिल्वर का केस। और फिर उसके नीचे आ गए तो अब सुनील भैया क्या है, सुनील भी ऐसी स्टेट में आ गए कि भैया सिंगल ही रहना है। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर फन, आपको समझाने के लिए। अच्छा, ये बात आप याद रखना, ये सारी बातें याद रखना। कॉपर, मरकरी और सिल्वर आर फाउंड इन द फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट एज द ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, ये मैंने आपको बता भी दिया है, सीबीएसई में आ भी चुके हैं। ores of many metals are oxides, this is because oxygen is a very reactive element and is very abundant on the earth। आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, आपको बोला जाएगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज देयर ऑक्साइड्स, ऐसा क्यों है? तो जो मोस्ट अबुंडेंट है इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट जो हमारे पास है अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सा है बताओ? वो ऑक्सीजन ही है। जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है वो ऑक्सीजन ही है। अब एक तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 47 to 48% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, आउट ऑफ 100 47 to 48% ऑक्सीजन है, और ऊपर से हाईली रिएक्टिव है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स अपने ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिलते हैं, उनका जो ओर होता है ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब लेट्स प्रैक्टिस द मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। डन है।